नमस्कार दोस्तों, मेरा भी सोमेश। ईश्वर की कृपा है, फैलोशिप का साथ है और एक एक दिन के हिसाब से ना शराब के जहरीले घूंट से दूर है। पीने का कोई विचार नहीं है दोस्तों। ये विचार आखिरी दौर में जब मैं आया था तो रोज 24 घंटे रहता था विचार। और मुझे पता नहीं था ये विचार को मानसिक खिंचाव बोलते हैं, मेंटल ऑब्सेशन बोला जाता है। और जब मैं यहाँ पे फेलोशिप में जुड़ा, उससे पहले मैं 23 साल तक खूब शराब पी। 23 साल में, आखिरी के कुछ सालों में, मैं 12 साल बॉम्बे में था। 23 साल में वो बॉम्बे में भी खूब छट के दारू पी। तो पता नहीं था ना ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ लाइफ में। अभी फेलोशिप में आने के बाद ही एक एक दिन करके जब रोज अपने आप पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तब पता लगा यार मैं क्या था पहले, मैंने अभी क्या किया। सॉरी। और अब मैं कैसा हूँ, यही बताने के लिए आज मैं आपको शेयरिंग करूंगा। और ये ऑल अबाउट लाइफ चेंज। लाइफ जो है मेरी, वो तो एक ही है, उसमें क्या चेंज है। और चेंज तो मैंने खूब किया है। चेंज, मैंने नौकरियां चेंज की हैं, मैंने घर चेंज किए हैं, मैंने सिटीज चेंज किए हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। और अभी भी काफी जगह मैं ट्रेवल भी करता रहता हूँ। वो चेंज किया है, बच्चों के स्कूल चेंज किए हैं, बहुत सारी चीजें वो चेंज किया है मैंने। लेकिन अपने अंदर क्या चेंज करना है, क्या बदलाव लाना है, वो कुछ पता ही नहीं था मुझे। और जब तक वो नहीं किया, मैं वो ना तो शराब से दूर रहा और ना ही शराबियत की बीमारी को ढंग से उसके स्वरूप को समझ पाया। तो दोस्तों, सेरेनिटी प्रार्थना जब मैं जुड़ा था यहाँ पे, तो सेरेनिटी प्रार्थना भी हमारे को यही बताती है। इसमें 2 बार चेंज का शब्द यूज किया। सॉरी। 2 बार चेंज का शब्द यूज किया है। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, और करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। तो ये दो चीजों में क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं कर पाना, उसकी विजडम चाहिए मुझे। जिससे कि मैं जिससे कि मैं एक संभावित सुहाने जीवन को अप्लाई कर सकूं अपने जीवन को। अब उसके लिए करना क्या है। और ये वक्त जो है वो रुकता नहीं है, किसी के लिए भी वक्त चलता रहता है। तो मुझे अपनी जर्नी में ही वो आनंद को महसूस करना था। आनंद क्या था? मेरा आनंद था मेरा आध्यात्मिक ग्रोथ। और आध्यात्मिक ग्रोथ मेरे जीवन में थी, जो मुझे अपने एक्शन में लाना था। मुझे अपने एक्शन में चेंज लाना था। तो ये सब चीजें जो मैं चेंज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सॉल्यूशन है। अब इससे पहले यदि मैं आपसे बताऊं कि ये जो है स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, यू हैव टू लिव इट। अब लिव मतलब मुझे अपने एक्शन में बदलाव लाना है, मुझे अपने रहन सहन में बदलाव लाना है, मुझे अपने रोज के अपने एटीट्यूड में, रवैये में बदलाव लाना है। सॉरी, मुझे अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव लाना है। वो ये कैसे है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था मुझे। मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होगा जब मैं शुरू में आया था फेलोशिप में। लेकिन आज मेरे को कल 28 महीने पूरे हो जाएंगे, 7 तारीख को। तो 28 महीने की जो जर्नी है, उसमें आज मैं कह सकता हूँ कि ये जो डिजाइन फॉर लिविंग जो प्रोग्राम बोला जाता है, ये एक जीने की परिकल्पना। तो जब मैं शुरू में आया था फेलोशिप में, तो वो एक तिनके का सहारा लेके आया था। मतलब मैं हाथ पैर मार रहा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। उस समय वो जो तिनका जो पकड़ा था मैंने, वो मुझे पता ही नहीं था कि वो ईश्वर का हाथ है, हायर पावर जिसे बोलते हैं। मेरा जो ईश्वर है, उसने मुझे अपना हाथ दिया था, वो हाथ पकड़ के मैं यहाँ आया था। तो आज देख पा रहा हूँ मैं इतने समय तक धीरे धीरे चलते चलते। और यहाँ पे एक जो बिल और बॉब के बारे में मुझे बताया गया, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के बारे में बताया गया। विलियम डी सिल्कवर्थ ने सॉरी, विलियम जेम्स के बारे में जब बताया था कि वो उनके जो स्पिरिचुअल, अमेरिका में स्पिरिचुअल किताबों के काफी वो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते थे विलियम जेम्स। उनके बारे में जब विलियम डी सिल्कवर्थ ने बिल को बताया कि भाई तुम सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन के बारे में क्यों बता रहे हो, हर सच्चे आध्यात्मिक अनुभव के पीछे हमेशा एक विपत्ति और पतन का ही आधार जरूरी है। तो जब मैं फेलोशिप में जुड़ा था, तब उस समय मैं भी बहुत ही निराशाजनक स्थिति में था, होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी में था। वो जो विपत्ति और पतन के आधार पे जब मैं आया था, तो तभी से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हुई थी। जिसे कह सकता हूँ मैं कि कैलेमिटी टू सेरेनिटी। तो मैं अपने पुराना जो मैं क्या था, जिसके कारण मैं वो कैलेमिटी तक पहुंचा हूँ, बड़ी मेहनत करी दोस्तों उसके लिए भी। मेरे मेरे जो शुरुआती दौर में, जब मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं क्या था, तो बड़ी मेहनत से वहां तक पहुंचा था यार। कॉलेज से निकलने के बाद 23 साल का जो शराबी दौर था, उसके बाद
जो मैं बिल्कुल हताश निराश कंडीशन में था, वो इतना आसान नहीं था मेरे लिए, उसको बहुत ही मुश्किल से करना पड़ा, और शराब ने बहुत साथ दिया उसमें मुझे उन चीजों में लाने के लिए। तो जैसे कि मेरे कुछ डिसीजंस जो थे वो रॉन्ग हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ विल चलाता था। डिसीजंस जो थे मेरे प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ते थे वो इफेक्ट, पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ते थे उसके। मेरे जॉब चेंज हो रहे थे, मेरी लोकेशन चेंज हो रही थी, वो सब मेरे कारण ही हो रहे थे। मैं चाहता तो एक जगह स्थिर भी रह सकता था, लेकिन नहीं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ रहती थी लोगों से, दुनिया से। और वो जॉब चेंज करता गया, फाइनेंशियल बर्डन लेता गया मैं। जहां तक की लिमिट रहती थी लोन की, वो पूरा लोन उठाता था मैं, और एक के बाद एक लोन उठा के लोन पे लोन उठा रहा था। मुझे ये दिख रहा था कि मैं प्रोफेशनली, मेरी ग्रोथ जो है वो एक एवरेज 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 प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉय के रूप में हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नहीं हूँ जिसको 8 में से 8 रेटिंग मिलती हो। मैं 4-5-6, 4-5-6 के बीच में घूमने वाला था, वो मुझे दिखता था, लेकिन मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर पाता था। और मैं सोचता था अरे मैं कर लूंगा, दारू पी के तो और अच्छे से कर लूंगा मैं। तो ये सब चीजों के चलते ना मैंने काफी लोन ले लिए, फाइनेंशियली लॉस में आ गया मैं, और उसके चलते मैं और पीने लग गया। ज्योग्राफी बदली मैंने, काफी इंडिया में काफी जगहों पे मैं ट्रेवल किया, मेरे परिवार ने भी मेरे साथ सफर किया, अपने माँ बाप से दूर, सब अपने परिवार से दूर। कोई भी शादी ब्याह होती तो हमको बहुत सोचना पड़ता था जाने के लिए। तो जब ये चीजों से मैं निकल रहा था, तब एक चीज और मेरे अंदर आ गई यार, जिसने मुझे अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से दूर कर दिया। वो थी लोनलीनेस, जो मुझे हमेशा है ना एक ऐसा सच्चा प्यार ढूंढने पे मजबूर करती थी, जो मुझे अनकंडीशनल प्यार करे, जो मेरी दारू के साथ मुझे स्वीकार करे। क्योंकि वाइफ के सामने तो मैं एक घूंट पी के भी जाऊं ना, तो मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया, ऐसा लगता था मुझे कि ये तो मुझे देखती नहीं है यार, ये तो बात भी नहीं करना पसंद करती है। और घर छोड़ के जाऊंगी तो जाऊं कहाँ? मैं ऐसा भी नहीं था कि भाई कहीं और रह के सो जाऊं मैं। तो वो सब चीजें नहीं करी थी, लेकिन मेरे को सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव ढूंढने की चाहत जागी थी एक, जिसके कारण वो तो मिला नहीं। वो जो मिले, जो भी फ्रॉड भी मिले, और जब मुझे वो मिले, और वो थोड़े समय के बाद वो भी छोड़ के चले जाते थे, तो वो यार वो अकेलापन और बढ़ता गया। और इतना बढ़ गया कि मेरी वाइफ दूर हो गई, मेरे घर दूर हो गया, बच्चे दूर हो गए, मेरी दुनिया दुनिया से मैं कट गया यार। और दुनिया से कटते कटते मैं खुद से कट गया। मेरे अपने बीच में एक दीवार आ गई, मेरी दुनिया के बीच में दीवार आ गई, मेरे ईश्वर के बीच में और मेरे बीच में दीवार आ गई। तो मैं एक्चुअली, मेरी जो आत्मा थी ना वो एक अंधेरे कुएं में बैठी हुई थी, और मेरा जो शरीर लेके जो मैं चल रहा था, सोमेश नाम लेके, वो इस पूरी दुनिया से कट गया था, अपने आप से कट गया था, मैं अपने आप को भूल चुका था यार। और मेरे को एक ही चीज दिखती थी, शराब। क्यों? क्योंकि जब भी डिसकंटेंटमेंट में रहता था मैं, ये डिसकंटेंटमेंट का ही असर था मेरा, उसमें रहते ही, असंतुष्टि में आते ही मैं डरों में आ जाता था, या रिजनमेंट में चला जाता था। तो RID फैक्टर आएगा तो मैं सॉरी, शराब के पास ही जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे बढ़ता बढ़ता, जब मैं, मेरा बॉम्बे भी छूट गया, मैं अपने गांव आ गया था। और गांव आया 25 साल बाद, अपने परिवार के साथ में रहने आया, तो घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। और उस समय मैं फिर बाहर गांव नौकरी करने चला गया था, गुजरात में, बड़ोदरा में। मेरी कार थी, वो कार बेचनी पड़ी मुझे, बाइक थी, बाइक बेचनी पड़ी। जॉब थी, वो जॉब भी चले गए। एक जॉब चलेगी, 2 महीना घर पे बैठा, दारू पीता रहा, पीते पीते एक्सीडेंट हो गया, हाथ छिल गए, पैर छिल गए। वाइफ परेशान हो गई यार, वो कह रही थी इसको छोड़ दूंगी, उसके घर वाले बोलते थे इसको छोड़ दे तू, लेकिन मेरी वाइफ ने, मेरी को हिम्मत नहीं आ रही, उसने छोड़ा नहीं मुझे, अंतिम समय तक मेरा साथ दिया। और काफी ये तो फाइनेंशियल लॉस थे, फिजिकल लॉस भी काफी हुए मेरे, है ना। बॉडी में मेरे स्पॉट्स बन गए थे कुछ अलग अलग तरह के, और पेन्स बहुत होते थे अंगुलियों में, पोरुओं में। मेरा लीवर स्वेल हो गया था, ब्लड निकलता था। तो वो फिजिकली, मेंटली इतना हैरेस हो गया था मैं। और स्पिरिचुअली तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब मैं फेलोशिप में जुड़ा, और मेरे हाथ में कैनवला लगी थी, डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि सामने मीटिंग होती है, वहां जाओ, परमिशन दी, हॉस्पिटल से जाकर आया मैं। तो वहाँ अभी वापस मैं जयपुर गया था, तो जयपुर जाके मैंने वापस से वहाँ पे मैं मीटिंग अटेंड करके आया था। काफी अच्छा लगा मुझे कि पहले दिन जब मैं इस कमरे में, मीटिंग में, रूम में घुसा था, और उसके बाद अभी 27-28 महीने के बाद जब घुस रहा हूँ,
तो वो जो लाइफ में जो चेंज आया है मेरे, वो उस दिन गुस्सा था पहले दिन और उसके बाद आज गुस्सा हूँ। वो डिफरेंस दिख रहा था मुझे, मेरी वाइफ लेके गई थी पहले दिन, और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या 12 कदम, क्या कुछ कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल ब्रेन ब्लैंक था मैं। और वो ब्लैंकनेस से लेके आज का जो आध्यात्मिक जो मेरा जीवन चला है, अभी जो चेंज बोलता हूँ जिसे मैं, जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं, वो वो मैं खुद नहीं बयां करता हूँ। वो मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उनके रूप में दिखता है मुझे। वो मेरा आईना है, तो मेरे आईने के रूप में मुझे दिखता है वो सब चीज। लेकिन वो चेंज एक दिन में नहीं आया। अभी मैं ये जो बताया मैंने आपको, भौतिक सुख सुविधाएं सब चली गई थी मेरी, माँ बाप ने घर से निकाला, तो उस समय मैंने टीवी भी छोड़ दिया था। तो अभी करीब 28 महीनों से घर पे टीवी भी नहीं है मेरे। ना ही मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, ना ही मैं टबैको खाता हूँ, ना ही नॉन वेज खाता हूँ। ये सब चीजें चलो सेकेंडरी हैं, लेकिन ये बदलाव जो आया है वो सिर्फ फेलोशिप, ए फेलोशिप के कारण ही आया है, और किसी चीज से नहीं आया। मेरे रिजल्टमेंट थे मेरे पेरेंट्स से, और सबसे बड़े रिजल्टमेंट मेरा उन्हीं से था जिन्होंने, मेरे बेटे का बोर्ड का एग्जाम था उस समय, उसको घर से निकाला था, और मैं काफी परेशान था, और मैं रेलवे ट्रैक पे चला गया था। मुझे मेरी जिंदगी पसंद नहीं आती थी, मुझे मरना ज्यादा इजी लग रहा था जीने से। तो लेकिन मरा नहीं यार, वो जो मैंने शुरुआत में कहा था, डिजाइन फॉर लिविंग में एक दिन का मिला मुझे शुरू में, जो आगे बढ़ता गया और वो पता लगा ईश्वर का हाथ था, तो वो उसने मेरे को वहाँ रेलवे ट्रैक से उठा के फेलोशिप में लेकर आया। दोस्तों, ये जो छोटा सा ब्रीफ था मेरा पहले का, उसमें मैं देखूं तो आज की तारीख में, आज की तारीख में भी मेरा इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है ना। पर समस्याएं भी वैसी हैं, परिस्थितियां भी ऑलमोस्ट वैसी हैं। इनफैक्ट अभी अभी कुछ ज्यादा ही डिटोरेशन में है, और रिश्ते जो है मेरे, वो भी बिखरे हुए ही है, और फाइनेंशियल्स तो पूरे तकलीफ, वो पहले जो थी सेम तकलीफ है अभी। लेकिन आज मेरे अंदर वो फियर, वो रिजेंटमेंट, वो ईगो की भावना, वो सब धीरे धीरे करके निकल रहा है, क्योंकि मैंने कदमों पे काम किया। स्पॉन्सर लिए मैंने पहले महीने में, इनिशियल स्पॉन्सर के साथ मैंने स्टेप वर्क किए। तीसरे महीने में मेरी गुड़गांव जॉब लग गई थी, तो गुड़गांव जाने वाला था, तो उन्होंने बोला भाई चौथा पांचवा जल्दी से कर ले। मैंने चौथा पांचवा किया फटाफट, और रात दिन एक करके चौथा कदम लिखा और पांचवा उनको सुनाया। और उसके बाद फिर मैं गुड़गांव चला गया दोस्तों, उसके बाद मेरा उनसे कांटेक्ट थोड़ा कम हो गया। फिर वो 2 3 4 5 महीने तक मैं गुड़गांव ही था। छठे महीने में मुझे कच्छ भेज दिया गया था। कच्छ में मैं अकेला रहता था, बिल्कुल जंगल में, अंजार भुज के आगे। और वहां पे मेरे को तकलीफ ये होती थी कि मीटिंग कैसे करूं, डरों से कैसे निकलूं, स्पॉन्सर कैसे मिलेगा। स्पॉन्सर के लिए बहुत ट्राई करता था, लेकिन सेटिंग नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं कभी गुड़गांव, कभी कच्छ, कभी जयपुर, कभी कहीं, ऐसे भटकता रहता था। ना ही मेरा कोई होम ग्रुप था, ना ही कोई उधर कच्छ में फिजिकल मेंबर था। तो जब 6 महीने के आगे गई तो मेरी वो नौकरी छूट गई गुड़गांव वाली। फिर मैं ईश्वर की कृपा से नौकरी मिल गई मुझे अहमदाबाद में। मैं अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद से दोस्तों मुझे कभी बड़ौदा, कभी कलकत्ता, कभी कहीं, मेरा टूरिंग जॉब रहता था। अभी भी मध्य प्रदेश जाना है, तो वो जाता रहता हूँ। तो तकलीफ यही आ रही थी कि स्पॉन्सर फिट नहीं हो पा रहे थे। तो करीब 12 महीने निकल गए, और मैं वापिस से वो जो विचार आ रहा था ना मुझे मरने का, वो फिर से आने लगा, क्योंकि मेरे यार घर पे तकलीफ है, घर पे वाइफ के साथ झगड़े, और बच्चों के साथ तो बात ही नहीं करते थे, वो देखना पसंद नहीं करते थे मुझे। मैं जाता था उस कमरे में, वो उठ के दूसरे कमरे में चले जाते थे, अपनी माँ से ही बात करते थे वो। और मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है। मीटिंगों में जाता था, तो मीटिंगों में फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, मेरा कहीं ना कुछ खटका रहता ही था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये घर और काम, काम ऐसा है कि नौकरी तो छूट ही रही थी, चेंज हो रही थी, बार बार बदल रही थी। उसमें मेरे को ये डर लगा रहता था कि यार ये पगार नहीं काट ले, अगले महीने मुझे निकाल नहीं दें। अभी अहमदाबाद आया हूँ परिवार को लेके, अभी यहाँ पे घर सेट करना है। यदि सेट हो गया और नौकरी चले गई, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। वो डरों में रहता था मैं। तो मेरे अंदर डर काफी रहते थे। रिजर्वमेंट जो पुराने थे, घर परिवार के, पुराने एम्प्लॉयज के, पुराने जान पहचान लोगों के, वो तो थे ही। साथ में मेरे नए नए रिजर्वमेंट और बन रहे थे फेलोशिप में मेंबरों के साथ में। तो मैंने देखा यार ये सब मैं उलझा हुआ हूँ, मैं तकलीफ में हूँ मैं क्या करूँ। और जब भी मैं लोगों को देखता था लिंक्डइन या फिर कोई सोशल मीडिया पे,
यार ये सब तो आगे बढ़ गए, मैं वहीं का वहीं पड़ा हूँ, और भी बदतर कंडीशन में पड़ा हूँ। तो मेरे से भी एक्सपेक्टेशन थी मेरी, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि यार जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं है। फेलोशिप में आ गया हूँ, शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ, लेकिन ये मायने बकवास लग रहे थे मुझे। मुझे लग रहा था वही बालकनी से कूद के ना जान दे दूं अपनी 15वें महीने में। फिर ईश्वर से प्रार्थना करता गया। यही गणेश चतुर्थी का ही दिन था, आज ही के दिन 15वें महीने में मुझे एक स्पॉन्सर मिले। और वो स्पॉन्सर ने बोला, भाई सुमेश, ये बात बता, 15 महीने तक ना तो तूने बिग बुक पढ़ी, ना तूने स्टेप वर्क किए ढंग से पूरे 10वां कदम 11वां कदम तक नहीं पहुंचा तू, ना ही तूने कोई स्पॉन्सर लिया अभी तक ढंग से, फिर तो मेंटल ऑब्सेशन क्यों नहीं आया तेरे को? बोला, सर पता नहीं मेरे को क्यों नहीं आया। बोले, यही तो है, तू विलिंग था, जो तू मीटिंगों में जा रहा था, मीटिंगों में जाते जाते कहीं ना कहीं तेरे अंदर वो मेंटल ऑब्सेशन नहीं आया। तो मुझे वो बात पता नहीं क्यों हिट कर गई। बोला, हाँ यार, ये तो चमत्कार हो गया मेरे साथ। मैं तो रोज पीने वाला था, और अभी मैं दुनिया भर में भी जाता हूँ, बाहर भी भटकता हूँ, नौकरियां भी बदल रहा हूँ, घर परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं बोलूँ कि सब स्टेबल है। रात को डबल बेड पे लेट के मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो ना ही मेरा कोई होम ग्रुप बना है, ना ही कोई स्पॉन्सर है। मतलब एक भी ऐसा कुछ नहीं था जिसको मैं बोल सकूं कि हाँ ये चीज सही ढंग से चल रही है मेरी लाइफ में, फिर भी मैंने शराब नहीं पी। तो वो चीज मेरे को हिट करी दोस्तों। और उसके बाद मैंने जो आभार देना शुरू किया, सबसे पहले जो 3 आभार देता था मैं तब से 15 महीने से अभी तक 28 महीने तक, वही आभार मैं रोज देता हूँ कि आज ईश्वर आप मेरे साथ हो, और मुझे आपने ए फेलोशिप से जोड़ के रखा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आभार है मेरी लाइफ का, कि मुझे वो जहरीले गुट से दूर रखा है। दोस्तों ये रेगुलर मीटिंग करते करते, सॉरी, वो मुझे एक ऑनलाइन यूट्यूब पे किसी ऑल टाइमर ने बोला था, 163 पेज पे लिखा है, यदि आपको हमारे जैसा डुप्लीकेट करना बनना है, तो आपको शराब से दूर रहना है, एक अच्छा जीवन जीना है, हैप्पी फ्री जॉयस, तो उसके लिए आपको विलिंगनेस चाहिए, पेशेंस चाहिए, और लेबोरेस चाहिए। बिना दिमाग लगाए अपने शरीर को लेकर आओ, ये बोलते थे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि शरीर में मेरी आत्मा है, वो आत्मा है जिसको मैंने मार के तोड़ के मोड़ के पटक दिया था। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी वही तो थी मेरी। अब उसी को सेहतमंद बनाना है मुझे। जैसे मुझे अपने शारीरिक को, मानसिक को सेहतमंद बनाना है, वैसे मुझे स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना है। उसके लिए मुझे शरीर को लेकर आना पड़ता है, क्योंकि शरीर में ही आत्मा का वास है। ये मैं समझ रहा था, और मैं उसी के हिसाब से बिना दिमाग लगाए सॉरी, लेबोरियस वर्क करते करते यहाँ पे जाता था। और मुझे मैं जहाँ भी गया हूँ ना, मैं फिजिकल मीटिंग हमेशा प्रीफर की है। जहाँ नहीं होती थी वहाँ ऑनलाइन ही करता था, और जहाँ पे फिजिकल भी है तो वहाँ पे भी ऑनलाइन का मेरे को अभी तक कंटिन्यूशन में ही है मेरा। करीब 700 दिन में से 500 दिन तो ऑनलाइन पे निकले हैं। क्या करूँ, बाकी टूरिंग रहता है। फिर कभी कोई संडे को होती है मीटिंग में, वहाँ संडे को नहीं होता हूँ। कभी मंडे को होती है तो मैं वहाँ मंडे को नहीं होता हूँ। तो उस चक्कर में मेरी मीटिंग काफी छूट जाती थी। लेकिन फिर भी ये 200 दिन की जो फिजिकल मीटिंग हुई है, उसने मुझे अहमदाबाद जैसी जगह में, जहाँ मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, प्रॉब्लम यह है कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है कभी कभी, लेकिन मैं रेगुलर हूँ तो मुझे यहाँ चेयरपर्सन बनाया है। तो वो जो ईश्वर की मेहरबानी हुई है, वो आज देखने को मिलती है मुझे। क्योंकि मेरे सामने मीटिंग रूम है एक, मैं कमरा खोलता हूँ किसी भाई की सेवा करने के लिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। मेरे पास, क्योंकि इंडिया में 30% ही फिजिकल मीटिंग होती है, 70% ज्योग्राफी में तो मीटिंग ही नहीं होती है। वहाँ तो सिर्फ ऑनलाइन से ही बेचारे ऑनलाइन के सहारे ही सोबराइटी में आ रहे हैं। मैंने देखा है वो। तो जो मुझे मिला है वो मैं बांटने की भी कोशिश करता हूँ। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक डेली ऑनलाइन मीटिंग लिंक शेयर करता हूँ, बिना नागा के करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों ये जो लाइफ में जो चेंज आया है, ये मेरे माँ बाप ने भी बोला भी, क्योंकि मेरे माँ बाप से सबसे ज्यादा रिजल्टमेंट थे। उनके साथ रिजल्टमेंट कब हुए, कम होते होते अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो मेरे पास अहमदाबाद आके रुके, और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अपनापन मुझे उनसे मिला। और वो जो प्यार जो मिला ना अभी, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री था ना, जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ दोस्तों। और ये वही पेरेंट्स थे जो बाहर के स्ट्रेंजर्स, मतलब जो अनजान लोग थे, उनसे इतने अच्छे से बात करते थे जैसे वो उनका सगा बेटा है। और मुझे ऐसे धुतकारते थे जैसे कि मैं पता नहीं कौन हूँ, तो रद्दी वाला हूँ मैं, ऐसा लगता था। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे आके सिखाई है कि मैं किसी को बदल नहीं सकता हूँ। वही सेरेनिटी प्रार्थना में जो चेंज वाली बात लिखी है ना, तो मुझे मुझे उसमें फॉरगिवनेस का जो पॉइंट आया ना, वो बहुत अच्छा लगता है यार, कि फॉरगिवनेस करना सीखो। फॉरगिवनेस भी मेरे को इतना आसान नहीं था कि मैं फॉरगिव कर पाऊँ।
माँ बाप को। तो मैंने वो जो चौथा पांचवा कदम किया, फिर छठे सातवें के बाद आठवां नौवां करने गया, अमेंड्स लेने गया था। और उसके बाद में वो तो लेता ही रहता हूँ मैं। अभी भी अहमदाबाद से मैं सैटरडे नाइट की ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के जयपुर पहुंच जाता हूँ। फिर संडे नाइट को वापस से बस पकड़ के अहमदाबाद आ जाता हूँ, मंडे ड्यूटी कर लेता हूँ। थोड़ा पेन होता है, तकलीफ होती है फिजिकली, लेकिन यह है कि मेरे जो अमेंड्स है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। अपने एटीट्यूड में, रवैया जो है मेरा, उसको बदलाव में लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ऐसे चलते चलते ना सीधा मैंने 10वें कदम पे काम करना शुरू किया 15 महीने के बाद। और वो 10वें कदम पे जो काम किया है, वो जो मैंने 10th स्टेप पढ़ा है 12/12 में, उसको मैं भुलाए नहीं भूल सकता हूँ। इतना मेरे दिमाग में सेट हो गया था वो, कि वो एसिड टेस्ट के बारे में जब बात हो रही थी कि सोबराइटी में रहना है, वो मैंने, मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड ही वही है कि मैं सोबर हूँ। दूसरा, इमोशनली बैलेंस। मैं तो मानता हूँ कि मैं इमोशनली इम्बैलेंस हूँ। मुझे किसी मेंबर ने बोला था, भाई तुम मानसिक रूप से बीमार हो, अपना इलाज करवाओ। और वही मैं ये हाउ इट वर्क्स में रोज पढ़ता हूँ। हाउ इट वर्क्स जब भी मैं पढ़ता हूँ, उसमें जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ का जो आखिरी वो जो है लाइन, उसमें वो यही लिखा हुआ है कि यदि गंभीर भावनात्मक या मानसिक रूप से भी जो पीड़ित होते हैं, उनमें से बहुत से ठीक हो जाते हैं यदि अपने आप से ईमानदार बनने की क्षमता। तो जब ये लाइन पढ़ता हूँ ना, तो मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भाई मुझे, या कोई भी अम, दुनिया का कोई भी आदमी जो है वो मुझे मानसिक रोगी कहता है। मतलब कोई बात नहीं, हूँ मैं, बट मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। यार अभी जो एसिड टेस्ट में जो है तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि लिव टू गुड पर्पस, गॉड्स विल। ये गॉड्स विल मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें एक ही चीज कहा, भाई दूसरों को परेशान मत करो, और जो जो सही रास्ता है उसको पकड़ो। अब सही रास्ते के लिए मार्गदर्शक है मेरे पास। तो अभी इसमें दो चीजें हैं कि कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आती है, कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति जो भी आती है, वो कैसी भी हालत में आए, मैं उसको स्वीकार करूं और अपने मन में एडमिट। तो एडमिट और एक्सेप्टेंस दोनों ही करना है। एडमिट, अभी इसमें मैं हमेशा है ना, इसमें दो चीज लेके चलता हूँ। मेरी मेरी लाइफ में दो दुनिया है, एक मेरे अंदर की दुनिया है, एक मेरे बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में सब हैं जो मुझे दिखते हैं, अंदर की दुनिया मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में। तो वो उसमें मुझे एडमिट करना पड़ेगा, और बाहर की दुनिया में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन व्यक्तियों परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। जैसे कि कोई लेटर देता हूँ मैं, वो सामने वाला ठप्पा मार के दे देता है कि हाँ लेटर रिसीव हो गया, तो कोई एक्नोलेजमेंट कॉपी ले ली कि भाई तुम गुस्से में हो, ठीक है मैंने तुम्हारा गुस्सा स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके पीछे मुझे रेस्पॉन्ड देना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड थिंग वो है, मुझे करेक्शन कहाँ पे करना है। करेक्शन मुझे करना है, तो मुझे मुझे वो करेक्शन करने के लिए अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ता है। लेकिन यदि सामने वाला गलत है, तो मुझे उसको माफ करना है। ये बोलना आसान है दोस्तों, बोलना आसान है, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन मैं आजकल रोज करता हूँ अपने आप में। और उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये होती है जब मैं इमोशनली अपने आप को ब्लैकमेल करता हूँ कि ये कल उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। 2 दिन पहले मैं उससे डर गया था, 4 दिन पहले मुझे उससे ईर्ष्या हुई थी। ये जो पुराने जो नेगेटिव इमोशंस में रहता था मैं, उससे बहुत तकलीफ आती थी मुझे। अब उसको कैसे मैं लेट गो करूं, वो नहीं होता था लेट गो। तो सिर्फ सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन करके, अपने आत्मनिरीक्षण करके, मैं ये देख लेता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर परेशानी कहाँ आ रही है। क्योंकि जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, तो उसका जिम्मेदार मैं ही होता हूँ। ये मुझे पता लग गया था। और इसमें मुझे बताया गया है 10वें कदम में, खटाखट फटाफट सेल्फ इन्वेंट्री लेनी है अपनी। सेल्फ इन्वेंट्री लेके, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे कब आती थी, जब मुझे पता होता था कि मैं सही हूँ, और उस समय मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरा गुस्सा वाजिब है। और उस समय मुझे मुझे पता लगता था कि सामने वाले की गलती है, और फिर तो मेरा गुस्सा और भी वाजिब है। तो जस्टिफिएबल एंगर को कैसे रोकूं, वो नहीं रुकता था मुझसे। वो अभी भी कभी कभी निकलता है, लेकिन अभी उसकी फ्रिक्वेंसी काफी कम हो गई है। पहले दिन में 4 बार होता था, अभी 4 हफ्ते में एक दिन हो जाता है। और वो होता है तो मेरे हाथ पैर हिलने लगते हैं, मुझे गुस्सा आने लगता है। तो मुझे पता लगता है वो गुस्से का बीज अंदर आ चुका है सोमेश तेरे। और मैं उसी समय ही सेल्फ एग्जामिनेशन करता हूँ, और ईश्वर का ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मेरी पटरी वापस से फेलोशिप का जो ए की बीम है उस पर आ जाए। और वो लाते ही
मैं एग्जामिनेशन करना चालू कर दूं तो भाई क्या तकलीफ है मेरे को? मैं असुरक्षित की भावना महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं डिसऑनेस्ट हूँ? क्या मैं उससे डर लग रहा है मुझे? क्या मैं को आगे आने वाले जो क्या कहते हैं उसे, इनकंसिडरेट, अविवेकी हो रहा हूँ मैं? क्या तकलीफ कहाँ आ रही है मुझे? तो वो रूट कॉज ढूंढने की जैसी कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पे ये मेरे साथ ये तकलीफ आ रही है कि मैं यहाँ पे स्वार्थी बन रहा हूँ कि मेरा बेटा इस तरह से पढ़ाई करे, मेरा बेटा 5 घंटे पढ़े, मेरा बेटा ये, या फिर मेरी वाइफ के साथ जो भी इशू हो रहे हैं मुझे लगता है कि मैं नहीं सुनूं उसकी बात। मैं चुपचाप चुपचाप नहीं रहूंगा। वो गलती की है उसने, दूध फिर से गिर दिया उसने, गैस फिर से खुली छोड़ दी उसने, गीजर फिर से चालू रख दिया उसने। तो ये छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल काम होता था मेरे लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैंने वो चालू किया सेल्फ एग्जामिनेशन करके और लोगों को स्वीकार करना चालू किया, और उनको फिर पोलाइटली मैं बोला कि देख बेटा, ये ऐसा नहीं, ऐसे करो, नहीं तो तेरा फ्यूचर खराब होगा। फिर अपनी वाइफ को बोलता था, देख मोनू, ये ऐसा नहीं, ऐसे कर, ये देख, फिर तूने गैस छोड़ दी। अब वो भी बीमार है यार, उनको बीमार मैंने ही बनाया है। उनको ये नहीं पता कि अभी हम गुजरात में हैं, अगले महीने कहाँ रहेंगे। तो इस डर में वो भी तो रहते हैं। मैं तो कदमों पे काम कर रहा हूँ, वो कौन से कदम कर रहे हैं? तो ये इतना तकलीफ वाला काम है ना, किसी को एक्सेप्ट करना, लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट करके करने के बाद उनको माफ करना। वो वो धीरे धीरे मैंने अपने 10th स्टेप में सीखा। लेकिन दोस्तों, 10th स्टेप के साथ में बोलते हैं कि यदि आप 11वें कदम का तड़का लगाते हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अब वो क्या चीज है ना, कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे मेरे शरीर को हवा पानी सॉरी, हवा पानी सनलाइट खाने की जरूरत होती है, वैसे मेरी जो आत्मा है, जिसको मैंने एक अंधेरे कुएं में पटका हुआ है, जो पूरी पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी है ना, उसको मुझे कुछ खाने को, खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। और वो क्या है? वो है प्रार्थना और मेडिटेशन। तो जैसे ही मैं 11वें कदम का आया यार, वो जो प्रार्थना और मेडिटेशन करके मुझे अनुभूति आई कि अभी जैसे ऑफिस में झगड़ा हो रहा था मेरे 4 दिन पहले, तो मैं ये तो है नहीं कि ऑफिस छोड़ के चला जाऊं। कहाँ जाऊंगा मैं? वहीं पे बैठ खड़ा रहना पड़ेगा मुझे तो, जवाब देना पड़ेगा, या फिर चुप रहना पड़ेगा। तो उस समय अपने को, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया मैंने? मैंने सीधा पहले प्रार्थना करी। प्रार्थना करके अपने आप को सेल्फ विल से गॉड विल पे लेने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद सेल्फ एग्जामिनेशन किया तुरंत, ध्यान लगा के, खटाखट 10वां स्टेप, ये क्या हो रहा है मुझे? तो मुझे लगा कि यार मैं अपनी इस पे थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, और वो मुझसे डरा हुआ है। उसको लग रहा है कि मैं उसकी नौकरी नहीं खा जाऊं, और मैं अपने आप को वर्चस्व दिखा रहा हूँ, तुम जानते नहीं हम कौन है ना, हम इतने साल से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके आए। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में जैसी आई ना, मेरा एकदम से पारा ठंडा हो गया। और उस सामने वाले के लिए मैंने रिजर्मेंट प्रेयर करी, जो 552 पे लिखी है। ये 552 वाली प्रेयर मैंने काफी जगह यूज की है, और मुझे बहुत फायदा मिला है। सामने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिस पे भी गुस्सा आता है, कि भगवान उसे अच्छी खुशियां दो, अच्छी हेल्थ दो, अच्छी प्रॉस्पेरिटी दो। ये मैं बोलता भी रहता हूँ कई बार, क्योंकि इससे काम बने मेरे। और उस सामने वाले को लाल गुलाब का फूल भी दे देता हूँ, जिससे कि मेरे अंदर से उसकी तरह पूरी पूरी तरह ही वो चली जाए प्रॉब्लम। तो ये कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मैं ये इंटरवोवन करता हूँ, तो 11th स्टेप और 10th स्टेप, आत्मनिरीक्षण करते समय प्रार्थना और ध्यान लगाता हूँ, तो वो कहते हैं ना, मजबूत फाउंडेशन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है मेरा। लेकिन वो करने में बहुत पेन लगता है यार। और वही तो कहते हैं ना, पेन, पेन जो है वो एक टच स्टोन है स्पिरिचुअल फाउंडेशन का। तो पेन आ रहा है ना, तो वो भी मुझे बोला गया है कि सोमेश पेन आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं पेन को भी हंस के लेता हूँ यार, और उसको ऐसा लगता हूँ कि वो कृपा कर रहा है ईश्वर मुझे। तो उसके बाद ये जो 11th स्टेप की जो प्रार्थना है ना, ये क्या कहते हैं, सेंट असीसी वाली, उसको मैंने जब पढ़ी, लॉर्ड मेक मी चैनल ऑफ दाई पीस, तो चैनल पे मेरी गाड़ी अटक गई है। क्योंकि मैं शब्दों को शुरू से ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि पहले कदम में एडमिट लिखा है, एक्सेप्टेंस नहीं लिखा है। फिर वही एडमिट 5वें कदम में भी लिखा है, 9वें कदम में भी लिखा है। तो मुझे क्या का एडमिट करना है, तो मैं शब्दों को पकड़ के जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, और सेम चैनल में अटक गया मैं। ये माध्यम बनना है मुझे, ये क्या माध्यम है भाई? तो वो माध्यम देखा मैंने कि ये तो वही है ना कि मुझे लोगों में प्यार भरना है, घृणा की जगह प्रेम भरना है। तो वो जो चीजें हैं, वो मेरे को लगा कि यार लाइफ में मेरे
सोमेश, लाइफ में तेरे तीन तरह के रिलेशन है। या तो लव्ड वन है, जो बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिनको मैं अपने अधिकार पूर्वक प्रेम जताने की कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे घर वाले। या फिर वो जो इनकंसिडरेट लोग हैं, जो कि मेरी जिंदगी में आया राम गया राम, जिनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, जैसे ओला उबर वाले हो गए, या वॉचमैन हो गया, या कोई और हो गया, जो बहुत तादाद में है। या वो लोग जिनसे मैं रियल हेट करता हूँ, वो दुनिया में कोई भी हो सकता है ना, एन नंबर, वो कोई भी हो सकता है जिससे रियल हेट कर सकता हूँ। मेरी नजरें मिलती है ना, मैं हेट करने लग जाता हूँ। मैं ऐसा आदमी था। तो अभी यही चीजों को मुझे बदलना है, कि यही तीन लोगों को, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ या जिसको मैं बहुत नफरत करता हूँ, या मेरी जिंदगी में आया राम गया राम, जो तीन तरह के जो लोग हैं, उन सब तीनों से सेम व्यवहार करना है मुझे। जब ये किसी सीनियर मेंबर ने मुझे बताया, और मेरे स्पॉन्सर ने जब मुझे बताया कि तुमको दुनिया में यानी भी रखना ही नहीं है, और उसके लिए मुझे सबके साथ सेम शिष्टाचार, दयालु और न्याय करना है, और प्रेम भी की भावना के साथ रहना है, तो बहुत फिर से पेन हुआ यार। बहुत पेन हुआ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उसमें मुझे वो ध्यान रखना है कि ये ह्यूमिलिटी के साथ रहना है, कि जहाँ मैं गलत हूँ, हाँ मुझे गलती स्वीकार करनी है। और जहाँ सामने वाले की गलती होती है, और सामने वाले को माफ कर देना। ये दो चीजें थी जो मुझे लगी। अब ये प्रैक्टिस अभी भी कर रहा हूँ मैं, है ना। इतना आसान नहीं है कि सबको एक ही तराजू पे तोला जाए, और जिसको रियल हेट कर रहा हूँ उसको जो लव्ड वंस हैं उनके साथ कंपेयर करूँ मैं। जहाँ वो जस्टिफाई करें कि भाई ये सही है, तो मैं आंख बंद नहीं करूँ, आंख खोल के करूँ कि नहीं ये सही है तो वो सही है। सही को सही करना, सही को स्वीकार करना, वो मुझे अभी बड़ा तकलीफ देता है, लेकिन वो करने के बाद बड़ा ही आनंद आता है। जैसे कि वो डेली रिप्लाई बोलते हैं ना, ये मेरा जो प्रोग्राम है, वो रोज मुझे एक 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 दिन का टिकट मिलता ही है। मुझे ये काम रोज करना है। आज के दिन मुझे किससे रिजल्टमेंट हटाने हैं, मुझे किससे गुस्सा द्वेष भावना तो नहीं है, वो आज के दिन का ही टिकट है। तो आज की स्पिरिचुअल कंडीशन मेरी आज के दिन ही सोबरा कर सकती है मुझे। ये नहीं कि मैं कल का टिकट लिया है और आज सफर कर सकता हूँ, नहीं। रोज नई जिंदगी जीता हूँ मैं, रोज नई जिंदगी जीता हूँ। तो डॉक्टर बॉब ने भी यही कहा था ना, कि जब सोबराइटी में लॉन्ग लाइफ तक आप रह सकते हो क्या, तो उन्होंने बोला कि आज की मेरी सेरेनिटी जो है, आज की जो मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन है, हाँ, तो वो कंडीशन यदि मेरी आज की जो है वैसी सेम रहती है, तो मैं वैसे ही लॉन्ग लाइफ तक भी सोबर रह सकता हूँ। तो लेकिन दोस्तों, ये प्रार्थना और मेडिटेशन का जो तड़का लगा मेरे सेल्फ एग्जामिनेशन में ना, उससे मेरा जीवन बदल गया यार। और मेरे माँ बाप मेरे को बोलते हैं कि चलो, मैं भी जयपुर गया था, मेरी माँ बोलती है चलो बेटा मामा के घर चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है अपने नए बेटे को। पहले वो ले जाने से कतराती थी, अभी वो जहाँ जाती है बोलती है चल अपन दोनों चलेंगे, अपन दोनों जाएंगे और वहां जाके बैठेंगे, और ये और तू अच्छी अच्छी बातें करना। तो ये सब चीजें आज देखने को मिल रही है। मैं बातें नहीं करता हूँ ज्यादा, लोगों से घुल मिल के भी नहीं रहता हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव नहीं है वो। मेरा मोटिव मतलब मेरा मेरी नीयत वैसी नहीं है जो कि भाई दोस्त दुनिया के सामने वाह वाही करूं, तो वो कारण नहीं है मेरा ऐसा। लेकिन वो मम्मी है जो भावनाओं में बह जाती है, तो ठीक है ना यार, मैं चला जाता हूँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ। अब मैं उसमें रोज अपने आप को वही एनालाइज करता रहता हूँ कि कहाँ ये तकलीफ आ रही है। अभी भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं ना, वो उनको पता है, मुझे नहीं पता। अभी इसमें एक नया वर्ड निकल के और आया जो मेरी जिंदगी में जुड़ गया, चिपक गया है, वो है ग्रेस इन डिसगाइज। मतलब जो कृपा है वो भेष बदल के आती है। मेरा पैर टूट गया था 2 साल की सोब्राइटी में, मैं घर पे पड़ा हुआ था। तो उस समय में वाइफ और बच्चे सब लोग परेशान थे कि यार ये बाहर ही घूमता रहता है, साइटों पे जाता है, घर पे रहता है तो मीटिंग ही अटेंड करता रहता है, और कुछ हमारे को टाइम ही नहीं देता है। तो जब मेरा पैर टूटा था, तो एक मेंबर ने ये बोला था कि ग्रेस इन डिसग्रेस हो गया तेरे साथ। तो ये तो ऐसा हो गया कि भाई दूध फट गया और तेरे को पनीर बनाना आता है, तो खुश रहना तू। तो मैं खुश रहा यार। तो मेरे को एक भाई ने और बताया, ये तो पहला दूसरा कदम कर लिया, समझ तूने। ऐसी बातों बातों में मुझे पता लग जाता है कि मैंने कहाँ पहला दूसरा कदम कर लिया, कहाँ मैंने छठा सातवां कर लिया अपने बाकी एडिक्शन को हटाने के लिए, और कहाँ मैं आठवां नौवां करते जा रहा हूँ। और अभी मैं जयपुर गया था, तो मेरी मम्मी कुछ रिश्तेदार क्या लेके गई मुझे वहाँ पे, मेरी वाइफ के बारे में कुछ बुरा भला कह रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं वापस रास्ते में आ रहा था, तो मेरे गले तक बात आ गई कि मम्मी को बोलूं कि आपने ऐसा क्यों कहा वहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो नहीं बोल पाया। फिर घर पे आया, घर पे भी नहीं बोल पाया। मन बहुत कर रहा था कि वही जस्टिफिएबल एंगर बार बार आ रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन मैं अपने आप में सेल्फ एनालाइज करता जा रहा था, करता जा रहा था। 2 दिन बाद
वो मेरे दिमाग से चीज हटी। स्पॉन्सर से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि भाई तू 10th स्टेप कर रहा था अपना। बोला यार ये तो पता ही नहीं था मुझे। तो लेट गो करना कितना टफ होता है शुरुआत में। सॉरी। वो मुझे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई, कहते हैं ना ग्रूविंग, एक तरह से ग्रूविंग हो जाती है। और मेरे को पहले ये था कि समस्याएं जो थी ना, वो आज भी मैं ये कह के खत्म करूंगा कि जो मुझे दिख रहा था चारों तरफ, अभी भी वही दिखता है चारों तरफ। वही घर है, वही काम है। हाँ, लेकिन अभी मीटिंगें एक एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं। समस्याएं वैसी हैं, मेरे जो डर हैं वो भी वैसे ही हैं। आगे पीछे घूमते रहते हैं सब जगह, है ना, कंधे पे बैठी है शराब भी, सब 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 वैसा ही है। दुनिया वैसी है, सेम है। बदलाव क्या आया है, वो मेरे मेरे अंदर बदलाव आया है, जो मैंने अभी आपको बताया कदमों के माध्यम से। तो इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी आज का जो शत्रुतापूर्ण जो दुनिया का माहौल है, हॉस्टाइल वर्ल्ड है, उसमें भी मैं आत्म शांति का जो एहसास महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 11th स्टेप पे लिखा है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। भाई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब मैं पहले दिन हॉस्पिटल में से कैनोला लगा के मेंबरों से मिला था, गले लगाया था, वहां हुई थी। फिर उसके बाद मेरे को मीटिंगों से, ऑनलाइन मीटिंगों से, फिजिकल मीटिंगों से सेंस ऑफ बिलोंगिंग जुड़ी। फिर उसके बाद मुझे स्पॉन्सर से सेंस ऑफ बिलोंगिंग जुड़ी, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टेप 11 तक पहुंचा। मुझे आज सुबह रोज मैं ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है मेरी, है ना, 3:30 4 बजे कभी भी। तो मैं आभार मानता हूँ भगवान का। भगवान से सेंस ऑफ बिलोंगिंग की कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे आप मेरे साथ हो। साथ हो मतलब हो, इसमें कोई ifs and buts नहीं है। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग धीरे धीरे कहाँ से कहाँ मुझे कनेक्ट करके ले गई है। तो ईश्वर भी मुझे बोलते हैं, भाई वेल सोमेश, वेलकम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दिस न्यू लाइफ। तो ये जो लाइफ चेंज है ना, ये मुझे एक ऐसे आयाम में लेकर आई है, यहाँ से पीछे जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जाना भी नहीं है। और मैं वो चैनल बनना चाहूंगा ईश्वर का, दाई इसका। तो यही बोल के अपनी शेयरिंग समाप्त करूंगा। धन्यवाद।